प्यारे बच्चों, एक बार फिर से स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल यूनिक एकेडमिक इंस्टीट्यूट में। मैं राहुल चौधरी हमेशा की तरह एक बार फिर से आपके साथ हूं और आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं जो बिहार बोर्ड रेनबो सेकेंड से जो आपकी प्रोज सेक्शन को हम लोग कर रहे हैं और हाउ फ्री इज़ द प्रेस से हम लोगों ने पीछे 2 वीडियोज़ किए हैं जिसमें 18 पैराग्राफ्स हमने उसमें कंप्लीट किया है। आज हम लोग आखिरी भाग इसका कर रहे हैं और आज हम लोग इस लेसन को समाप्त करने वाले हैं लाइन बाय लाइन हिंदी अनुवाद के साथ। और साथ ही साथ पहले आइए एक बार एक नज़र डालते हैं पीछे जो हमने पढ़ा है। डोरोथी एल सायर्स की यह रचना है और यह निबंध है, एक प्रकार से आलोचनात्मक निबंध है। तो शुरुआत के 2 पार्ट में, पहले पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा कि प्रेस कितना स्वतंत्र है, किस हद तक स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता कैसी है, इस पर उन्होंने चर्चा की है। दूसरे पार्ट में उन्होंने पढ़ा कि प्रेस अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कैसे करता है और खबर को ज़्यादा से ज़्यादा लोकप्रिय चटपटा बनाने के लिए किस प्रकार का इस्तेमाल करता है और स्वयं लेखिका कितनी बार इसका शिकार हुई है। उन घटनाओं का जिक्र लेखिका ने इसमें दूसरे पैराग्राफ में किया है, यानी दूसरे पार्ट में हम लोगों ने इस विषय में पढ़ा है। और आज जब तीसरा पार्ट हम लोग पढ़ेंगे, यानी 19th पैराग्राफ से हम लोग अब इसको पढ़ने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है। पीछे पहले एक बार फिर से याद कर लीजिए आपकी शुरुआत के पैराग्राफ में हमने पढ़े कि किस हद तक पत्रकारिता स्वतंत्र है और विज्ञापनदाताओं का और जो उसके मालिक होते हैं उनकी विचारधाराओं का उस पर कैसा प्रभाव होता है, वह किस हद तक प्रभावित करता है। दूसरे पार्ट में हमने पढ़ा कि अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कैसे करती हैं समाचार पत्रें या न्यूज़ चैनल्स, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कैसे करती हैं और किसी भी व्यक्ति को जो ख्याति प्राप्त है उसके नाम का इस्तेमाल कैसी करती हैं और किसी खबर को चटपटा बनाने के लिए किस प्रकार से वो सही गलत को एक साथ मिला करके चलने का काम करती है और स्वयं लेखिका कितनी बार इसका शिकार हुई है, इन सभी बातों को आपने पढ़ा है। तो अब 19th पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं जहां से इसमें हम लोगों को पढ़ना है। अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें क्योंकि यहाँ आपको बहुत कुछ मिलने वाला है। और अगर यह वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक और शेयर करना भी ना भूलें। 12th स्टैंडर्ड की सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिलने जा रही है एक एक करके। तो चलिए शुरू करते हैं 19th पैराग्राफ से। टू गेट मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स करेक्टेड entails in any case a heavy and exerted effort of correspondence। यानी कि कहते हैं कि जो मिसलीडिंग स्टेटमेंट्स यानी जो भ्रामक बयान होते हैं, बयानों को पत्राचार से सही करवाना किसी भी हाल में एक बहुत ही भारी और थकाऊ प्रयास है। यानी अगर आपने गलती कर दी, अगर समाचार पत्र ने कुछ गलत न्यूज़ स्टेटमेंट छाप दिया आपके बारे में और आप उसको सही करवाना चाहते हैं तो ये बहुत ही भारी है, बहुत ही थकाऊ है ये प्रोसेस, क्योंकि वो इतनी आसानी से इसको बदलने वाले होते नहीं हैं। फॉर द फ्लैशहुड मे बी सिंडिकेट ऑल ओवर द वर्ल्ड ओवरनाइट एंड अपीयर्ड सिमुलेशनली इन सेवरल 100 पेपर्स। कहते हैं कि झूठ जो है वो काफ़ी तेज़ी के साथ ट्रैवल करता है और मतलब एक रात में सारी दुनिया में वो छापा जा सकता है, प्रकाशित किया जा सकता है और एक ही समय पर सैकड़ों अखबारों में फैलाया जा सकता है। इन एडिशन इफ वन मेक्स अब्यूज ऑफ वेंचर्स ऑफ एक्सेस द न्यूज़पेपर ऑफ लैक ऑफ वेरिसिटी। इसके अलावा कहते हैं कि इसके अलावा यदि कोई अखबार सत्यता की कमी पे समाचार पत्रों पर आरोप लगाने के लिए आगे बढ़ता है या उपद्रव करता है, यानी उसको रोकने का प्रयास करता है सत्यता के अभाव में, देयर ऑलवेज लर्क्स इन द बैकग्राउंड द शैडो ऑफ जेंटल ब्लैकमेल। हमेशा पृष्ठभूमि में बनावटी ब्लैकमेल में छाया घात लगाए रहती है। यानी कि उसको प्रभावित करने वाले, अगर कोई ऐसा कदम उठाना चाहता है कि जो खबरें गलत हैं उसको प्रभावित करने की कोशिश करता है, ऐसे न्यूज़पेपर पर रोक लगाने की कोशिश करता है, तो उसको रोकने वाले ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो पीछे से उसको रोकने के लिए बैठे होते हैं। तो कुल मिलाकर लेखिका यहाँ पे ये कहना चाहती है कि जो भ्रामक खबरें फैलाई जाती है वो अचानक से नहीं फैल जाती है, उसके पीछे बहुत सारे लोगों का मंतव्य होता है, विचार होता है और प्रभाव भी बहुत सारे लोगों का उसमें होता है। एनी पब्लिक पर्सन, राइटर, स्पीकर, एक्टर, पॉलिटिशियन, ये जो सामाजिक लोग होते हैं, चाहे वो राइटर हो, लेखक हो,
पब्लिक पर्सन मतलब आप समझ सकते हैं सामाजिक व्यक्ति जो समाज में किसी न किसी प्रकार से अपनी भागीदारी निभा रहे होते हैं, तो लेखक हो या वक्ता हो या एक्टर हो कोई या पॉलिटिशियन हो, राजनीतिज्ञ, इज subtly made of feel that if he offend the press he will suffer for it। तो कहते हैं कि अगर उसने इसके खिलाफ आवाज़ उठाने की कोशिश की, अगर उसने प्रेस को अपमानित करने का, उसके विरोध बोलने का प्रयास किया, तो उसको इसका एहसास दिला देने का काम समाचार पत्र करते हैं। अगर किसी समाचार पत्र के किसी पत्रकार के साथ या किसी टीवी चैनल, न्यूज़ चैनल के खिलाफ अगर कोई व्यक्ति जो पब्लिक वैल्यू जिसका है, जो पब्लिक फेस है, अगर कोई चर्चित व्यक्ति किसी समाचार पत्र के खिलाफ बोलने का या पत्रकार के खिलाफ बोलने की कोशिश करता है, तो उसको एहसास दिला दिया जाता है कि वह इसके खिलाफ नहीं बोल सकता, और अगर उसने ऐसा प्रयास किया तो वो उसके लिए बहुत ही घातक सिद्ध हो सकता है। उसके खिलाफ फिर बहुत सारी चीज़ें समाचार पत्रों में आनी शुरू हो जाती है। यानी कि अगर आप पब्लिक फेस हैं तो आप समाचार पत्रों का विरोध नहीं कर सकते, भले समाचार पत्र कितना ही गलत आपको साबित करने पर लगा हुआ क्यों ना हो। अब 20th पैराग्राफ में यानी 20वें पैराग्राफ में हम लोग आते हैं। नो थ्रेट ऑफ कोर्स इन ओपनली अटर्ड बट बुक्स एंड प्लेज मे बी अनफेवरेबल नोटिस्ड और साइलेंटली इग्नोर्ड। कहते हैं कोई भी धमकी वास्तव में खुल के मतलब किसी को दिया नहीं जाता है, ओपनली नहीं दिया जाता है किसी को धमकी, लेकिन किताबों यानी बुक्स और प्लेज यानी नाटकों को प्रतिकूल रूप से देखा जा सकता है या चुपचाप अनदेखा किया जा सकता है। एल्यूशंस स्नीडिंग थॉट नोट एक्चुअली लेबलिश में क्रॉप अप इन द गॉसिप कॉलम। कहते हैं कि एल्यूशंस जो है, अलौकिक झुकाव जो है, हालांकि वास्तव में अपमानजनक नहीं है, गपशप कॉलम में आ सकती है। ऐसी बहुत सारे कॉलम बने होते हैं समाचार पत्रों में जिसको गपशप के नाम से, चटपटी के नाम से आप देखते होंगे बने होते हैं। तो ऐसी खबरों को सीरियसली हालांकि लिया नहीं जाता, ये इंटरटेनिंग होती है, तो ये थोड़ा बहुत गपशप कॉलम में आ सकती है, उसको अपमानजनक नहीं माना जाता है और लोग यही सोच करके उसको डिनाई कर देते हैं। थाउजेंड्स हिंट्स विल बी क्वाइटली कन्वेड A thousand hints will be quietly conveyed that the press can make or break reputations। 1000 संकेत चुपचाप व्यक्त किया जा सकता है कि प्रेस प्रतिष्ठा बना या तोड़ सकता है। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है कि प्रेस अगर चाहे तो आपकी प्रतिष्ठा बना सकता है और प्रेस अगर चाहे तो आपकी प्रतिष्ठा को तोड़ सकता है। तो बहुत हद तक ये प्रेस के हाथ में है, प्रेस के ऊपर निर्भर करता है। बुक्स विच वेंचर ऑफ क्रिटिसाइज द प्रेस आर देयरफॉर रेयर। पुस्तकें जो प्रेस की आलोचना करने का हिम्मत रखती है, साहस रखती है, वो बहुत ही दुर्लभ है। ऐसी पुस्तकें, ऐसी पत्रिकाएं आपको बहुत कम देखने को मिलेंगी जो प्रेस का आलोचना कर सकती हैं या प्रेस के खिलाफ बोलने का हिम्मत रखती है। नॉट इज इट इजी टू फाइंड अ पेपर ऑनेस्ट इनफ टू प्रिंट एन आर्टिकल ऑन द सब्जेक्ट। न ही इस विषय पर एक लेख मुद्रित यानी लेख प्रकाशित करने के लिए पर्याप्त ईमानदार पेपर ढूंढना आसान है। और समाचार पत्र में तो ऐसी चीज़ों को ढूंढना मतलब डिस्प्रिन की गोली को पानी के अंदर से ढूंढना के बराबर है। यानी ये बड़ा ही दुर्लभ काम है कि आप समाचार पत्रों में, पत्रिकाओं में, पुस्तकों में समाचार पत्रों की या पत्रकारिता की आलोचना पढ़ने के लिए आपको मिल जाए। तो इस उद्देश्य से भी लेखिका का जो ये लेख है वो इसको बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्ध करने का प्रयास कर रही हैं और शायद ये बहुत ही महत्वपूर्ण लेख हो भी सकता है समाचार पत्रों की स्थिति को समझने के दृष्टिकोण से। अब 21st पैराग्राफ में हम आते हैं। स्पीचेस मे बी मेड ऑफ कोर्स बट दे विल नॉट रीच द वाइडर पब्लिक। भाषण निश्चित रूप से किए जा सकते हैं लेकिन वे व्यापक जनता तक नहीं पहुंचेंगी। अब लेखिका कहती है कि आप भाषण दे करके तो निश्चित रूप से ये काम कर सकते हैं लेकिन ये बहुत ज़्यादा दूर तक नहीं पहुंचेंगी, व्यापक रूप से लोगों तक नहीं पहुंचेंगी, कुछ कम लोगों तक ही जाएंगी। जितने लोग आपको सुन पा रहे होंगे उतने लोगों तक ही यह सीमित रह जाएंगी। कहती है फॉर दे विल नॉट बी रिपोर्टेड इन फुल, क्योंकि वे सही तरह से रिपोर्ट नहीं किया जाएगा। अगर आपने भाषण दिया तो जो जहाँ पे भाषण दिया वहाँ जिन लोगों ने सुन लिया वहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अगर लोग नहीं सुन पाए तो कोई समाचार पत्र फिर आपके स्टेटमेंट को सही तरीके से रिपोर्ट नहीं करने जा रहा है, यानी कि अन्य लोगों तक वो फिर नहीं पहुँचेगा।
या परिवर्तित रूप में पहुंचेगा। जो आप कहना चाह रहे हैं वो अन्य लोगों तक नहीं पहुंचेगा, उसको काट छाट कर प्रस्तुत किया जाएगा। ऐसे सैकड़ों उदाहरण आपको देखने के लिए मिल जाएंगे आज के डेट में। कहते हैं ओनली अ केयरफुल आइसोलेटेड सेंटेंस और सो विल फाइंड इट वे इनटू द पेपर्स अंडर सम सच हेडलाइंस एज। केवल भाषणों से सावधानी पूर्वक अलग किए गए कुछ वाक्य या तो इस तरह से कि कुछ चीज़ प्रमुख हेडलाइन के तहत अखबार में अपना रास्ता निकाल लेती है, यानी कि उसमें से जो आपने कहा होगा उसमें से कोई एक आध ऐसा स्टेटमेंट जो प्रमुख होगा, जिससे बहुत ज़्यादा पत्रकारिता की साख को धक्का नहीं लगने वाला होगा, यानी उसकी प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने वाला नहीं होगा। तो ऐसी चीज़ें आपको वहाँ पे देखने के लिए मिल सकती है। इससे ज़्यादा आप अपेक्षा नहीं कर सकते हैं कि दिया जाएगा। उदाहरण के लिए कहती है बाय शॉप 6 ऑफ टू मुजल प्रेस। कहते हैं कि धर्माध्यक्ष प्रेस के मुंह पे जाली नाभि जैसा मतलब होता है। आपने कभी किसानों को देखा होगा कि बैल के मुंह पे एक जाबी लगा देते हैं, तो वैसा जाबी बाइसेप 6 टू मुजल प्रेस, यानी और एमपी अटैक्स प्रेस लिबर्टी, या एमपी का प्रेस पे हमला इंडीड द स्लाइटेस्ट एफर्ट टू हिंडर द irresponsible disseminations of nonsense is greeted by a concreted howl। कहते हैं कि धर्माध्यक्ष प्रेस के मुंह पे यानी रोक लगाना, जाबी लगाना, रोक लगा देते हैं। क्यों? किसान क्यों लगाते थे अपने बैलों के मुंह पे वो जाबी? ताकि वो फसल को नुकसान ना पहुंचा सके। जब वो कभी फसल के दाना, जिसको दौनी करना कहते हैं, दौनी करने के लिए जब वो निकलते थे तो उस प्रकार का काम करते थे। या फिर जब हल चलाने जाते थे लगा देते कि उसका ध्यान बटे नहीं, उसका मुंह बंद होगा तो वो खाने के लिए मुंह इधर उधर नहीं चलाएगा, इसलिए ऐसा करते थे। तो ऐसा करना या एमपी का प्रेस पे हमला करना, अटैक करना, दरअसल बकवास, इसमें कोई लाभ हानि नहीं है। कि गैर जिम्मेदार प्रसार में बाधा डालने का एक मामूली प्रयास बन जाएगा, इसमें कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है। या कह सकते हैं कि अनावश्यक रूप से भौं भौं करना हुआ, जिसको कोई सुनने वाला, हाउल है ये, जिसमें कोई नहीं सुनने जा रहा है। हाउल मतलब होता है भौं भौं करना। तो जैसे कुत्ते भौंक रहे होते हैं और कोई उसको नहीं सुन रहा होता है, वही स्थिति कह रहे हैं कि जब आप उसको रोकने का प्रयास करते हैं, जाली लगाने का प्रयास करते हैं, तो आपको ऐसा ही महसूस होगा कि ये भौं भौं करना हुआ, आपको सुनने कोई नहीं जा रहा। दिस इज़ अ थ्रेट टू द फ्रीडम ऑफ द प्रेस। यह प्रेस की स्वतंत्रता के लिए एक खतरा है। कहते हैं कि वास्तव में प्रेस की जो स्वतंत्रता है इसके लिए खतरा है। अब जाहिर सी बात है, अगर किसी चीज़ का दुरुपयोग किया जाने लगे तो वह खतरा साबित होता है। 22nd पैराग्राफ में आते हैं, कहते हैं नो वंडर दैट विद इन 3 days लेटली द Archbishop of York and a minister of the crown were heard to utter the same despairing cry in face of journalistic misrepresentation and indiscretion। यानी कि इसमें किसी भी प्रकार का आश्चर्य, वंडर नहीं है कि हाल ही में 3 दिनों के भीतर जो आर्चबिशप मतलब है, आर्चबिशप का मतलब होता है एक धर्मगुरु, और जो ऑफ यॉर्क का एक धर्मगुरु और क्राउन मिनिस्टर यानी क्राउन मंत्री पत्रकारिता की गलतफहमी और मूर्खता की वही कहानी सुनाए थे। वी कैन नॉट कंट्रोल द प्रेस, हम प्रेस को नियंत्रित नहीं कर सकते। ये बात लेखिका का भी एहसास है और वो मानती हैं कि प्रेस को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, बहुत कुछ उनके हाथ में होता है। द पार्टिकुलर एग्जाम्पल आई हैव गिवन आर यू विल से ऑफ वेरी स्मॉल इम्पोर्टेंस। आप कहेंगे कि मैंने जो उदाहरण दिया वो बहुत ही महत्व के हैं। ट्रू, दैट इज व्हाट मेक्स देम सो सिम्पोटोमिक एंड डिसक्वाइंटिंग। कहते हैं कि सच है, ट्रू, दैट इज व्हाट मेक्स देम सो सिम्पटोमिक एंड डिसक्वाइंटिंग, कि ये जो लक्षण है, सिम्पटोमिक मतलब लक्षणात्मक, और जो डिस्क्वाइंटिंग है यानी परेशान करने वाला डवाडोल स्थिति है, ये चीज़ परेशान करती है। यह सच है, यही कारण है कि उन्हें इतना लक्षणात्मक और इतना परेशान कर देता है। दे डू नॉट शो एनी डायरेक्ट
twisting of the truth towards a propagandist and वो कहते हैं कि प्रोपगेंडा से बना हुआ है। प्रोपगेंडिस्ट मतलब कि दुष्प्रचार, किसी भी चीज़ को गलत तरीके से प्रचार करना। वे दुष्प्रचार के खात्मा के लिए उसे कोई भी सच की सीधी चुनौती नहीं देता। यानी कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको देखने का या ऐसी कोई व्यवस्था या ऐसी कोई संस्था आपको देखने के लिए नहीं मिलती है जो उस दुष्प्रचार को, जो समाचार पत्रों के माध्यम से फैलाया जाता है, सही को गलत और गलत को सही तरीके से दिखाया जाता है, उसको रोकने के लिए ऐसी कोई भी संस्था आपको नहीं दिखेगी, ऐसा कोई व्यक्ति आपको नहीं दिखेगा जो उस दुष्प्रचार पे उंगली उठा सके। हालांकि वास्तव में तो ये होता है कि हम सब किसी न किसी एक विचारधारा से प्रेरित होते हैं और अपने फ़ायदे की खबर देख लेते हैं, जिसमें हमारा इंटरेस्ट होता है उसको ढूंढ लेते हैं। तो ऐसे लोगों को ढूंढना बड़ा ही मुश्किल है। वही चीज़ यहाँ पे कहती है, अगेंस्ट सच अटेम्प्ट्स द रीडर मे विथ अ लिटिल मेंटल एफर्ट एफिशिएंटली आर्म हिमसेल्फ। इस तरह के प्रयासों के खिलाफ पाठक खुद ही अतिरिक्त संसाधन जुटाकर कुशलतापूर्वक थोड़ा सा मेंटल प्रयास करके यानी मानसिक प्रयास कर सकता है। यानी कि स्वयं जो रीडर होते हैं, जो बुद्धिजीवी रीडर होते हैं, बुद्धिजीवी रीडर कहने का तात्पर्य है कि जो समझ रखते हैं कि वो चाहिए कि ऐसे खबरों को सिरे से खुद ही खारिज कर दें, उस पर विश्वास न करें, तभी हम भ्रामक खबरों से बच सकते हैं। किसी भी खबर की सत्यता को परखने के लिए ये ज़रूरी है कि हम उस खबर के सिर्फ मुख्य बिंदु को ही लें और जो गरम मसाला वगैरह उस पर छीटा जाता है ऊपर से उसको स्वादिष्ट बनाने के लिए उसको निगलेक्ट कर दें, तो शायद वास्तविक खबर के इर्द गिर्द पहुंच सकते हैं। वास्तविक खबर तक पहुंचना तो वैसे भी बहुत मुश्किल है। अब जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूं कि अभी रिसेंटली अपने देश में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग मोमेंट चल रहा है, कहा जा रहा है कि किसानों का आंदोलन है। अब इसको जस्टिफाई करना, हर आदमी अपने अपने तरीके से जस्टिफाई कर रहा है। ऐसा कौन सा व्यक्ति होगा जो किसानों के साथ खड़ा नहीं होगा? जो आम आदमी होगा, हम आप जो गृहस्थ परिवार से आते हैं, किसान के बेटे हैं, मजदूर के बेटे हैं, तो वो किसानों के साथ नहीं खड़ा हो, ये कहना बड़ा दुर्लभ है। लेकिन ये जब तक स्पष्ट नहीं हो जाए कि उनकी मांग क्या है, वो किस विषय को लेकर आंदोलन कर रहे हैं, तब तक उनके साथ खड़ा होने वाला कोई कैसे मिलेगा? अभी बहुत आप समाचार पत्रों को पढ़ेंगे तो दो तरह की चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। हालांकि मैंने खुद ही उस बिल को पढ़ने का प्रयास किया जिसके खिलाफ वो आंदोलन कर रहे हैं, तो उसमें कुछ चीज़ें जो है वो निश्चित रूप से मुझे तो लगता है कि किसानों के लिए फ़ायदेमंद है। जैसे पहले किसान अपना कोई भी अनाज अगर उपजाता था तो वो दूसरी जगह नहीं बेच सकता था, वो मंडी में बेचने के लिए बाध्य था, जहां सरकार के द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य तय की जाती है। आप हर बार पेपर में पढ़ते होंगे कि गन्ने का न्यूनतम समर्थन मूल्य इतना हुआ, चावल का इतना हुआ, गेहूं का इतना हुआ, धान का इतना हुआ, तो वो वहाँ बेचने के लिए बाध्य थे। और हकीकत यही है कि उनको न्यूनतम समर्थन मूल्य पर ही अपनी फसल बेचनी पड़ती रही है। वो चाहते तो खेत से अपनी फसल नहीं बेच सकते हैं, वो वहीं आकर के बेचेंगे जहाँ मंडी है। तो इस बिल में उनको ये अधिकार दिया गया कि वो अपनी फसल चाहे जहाँ चाहे बेच सकते हैं, भारत के किसी कोने में जाकर के अपनी फसल बेच सकते हैं। तो अगर ऐसे देखा जाए तो निश्चित रूप से ये फसल उगाने वाले किसानों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। कल भी मैं एक खबर पढ़ रहा था कि कुछ किसानों को अपने अमरूद फेंकने पड़े। तो जब तक फसल को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की सुविधा नहीं होगी, जब तक किसान अपनी फसल स्वतंत्र रूप से नहीं बेच पाएगा। मान लीजिए कोई सीतामढ़ी जिले का किसान है, पुपरी अनुमंडल का किसान है, तो उसकी बाध्यता है कि पुपरी अनुमंडल की मंडी में ही बेचना है, तो वहाँ उसको ज़रूरी नहीं है कि वो उचित मुआवजा मिल जाए। और ऐसी कोई फसल जिसकी मांग दूसरे ज़िले में ज़्यादा है और उसको स्वतंत्रता है कि वो वहाँ जा कर के बेच सकता है, तो वहाँ उसको उसकी उचित कीमत मिल सकती है। तो निश्चित रूप से मुझे ऐसा नहीं लगा कि ये बिल में किसी प्रकार की खराबी है। हाँ, इसके खिलाफ एक बात हो रही है कि जो न्यूनतम समर्थन मूल्य होता है, MSP जो होता है, वो हटा दिया जाएगा तो हो सकता है किसानों को उचित कीमत ना मिले। लेकिन ये भ्रामक हो सकता है, इसको मैं बिलीव नहीं करता कि जब ज़रूरतें होती है किसी चीज़ की, जब आम आदमी आप जाते हैं चावल खरीदने, गेहूं खरीदने, आटा खरीदने, वहाँ आप महंगा से महंगा खरीदते हैं, वस्तु की क्वालिटी देखते हैं और उस आधार पर फिर महंगा से महंगी चीज़ परचेज़ करते हैं। तो जब किसान अच्छी फसल उगाएगा और उसको उसका उचित मूल्य मिलेगा, जब उसको जहाँ उचित मूल्य मिलेगा, कोई उसको बाध्य नहीं कर सकता कि तुमको हमारे पास बेचना है, तो ये निश्चित रूप से मेरे हित दृष्टिकोण से तो ये किसानों के हित में है। तो यही कारण है कि
अब चूंकि कोई समाचार पत्र इस चीज़ को स्पष्ट करेगा नहीं, अगर दो समाचार पत्र आप पढ़ेंगे तो दो तरीके की विचारधारा आपको देखने को मिलेंगी। कुछ उस एमएसपी को लेकर के भ्रम फैलाएंगे, कुछ इस बात को रखेंगे। तो जब दोनों तरह की बातें आएंगी तो फिर यह निर्णय करना तो आपके अपने हाथ में हो जाता है कि हम उसके समर्थन में खड़े होंगे या उसके विरोध में खड़े होंगे। तो ऐसी स्थिति इसीलिए उत्पन्न होती है क्योंकि समाचार पत्र निष्पक्ष रूप से उसको प्रकाशित नहीं करती है। अब देखते हैं आगे क्या कहते हैं कि व्हाट दे डू क्लियरली सो इन इज एन ऑल प्रिवेंटिंग carelessness about veracidity, penetrating every column, creeping into the most trifling item of news, someday and blurring the boundary lines between fact and fancy। अभी इसी की चर्चा कर रहा था, फैक्ट एंड फैंसी, यानी तथ्य और जो तथ्य नहीं है तो वहाँ तो फिर वास्तविक फैंसी चीज़ों के बीच, मतलब जो हकीकत है, जो तथ्य है उसमें और दिखावटी चीज़ों में अंतर को स्पष्ट करना बहुत ही ज़रूरी होता है। क्रिएटिंग अ जनरल एटमॉस्फेयर ऑफ साइंटिज्म एंड मिसट्रस्ट। कहते हैं कि वे क्या करते हैं, समाचार पत्र क्या करते हैं, स्पष्ट रूप से दिखाता है हर कॉलम में सत्यता के खिलाफ एक सर्वव्यापी लापरवाही कह सकते हैं, घुसपैठ कह सकते हैं, जो कि खबरों की सबसे कमज़ोर वस्तु में घूमती है। तथ्यों और जो भ्रामकता है उसके बीच की सीमा रेखाओं को धुंधला कर देती है और क्रोध और अविश्वास का सामान्य वातावरण बनाती है, जिसकी चर्चा मैं अभी कर रहा था कि किसी भी चीज़ के खिलाफ जब कुछ लोग खड़े होते हैं तो आम आदमी कैसे समझेगा कि ये चीज़ें क्या है, वास्तविकता क्या है। तो ये जिम्मेदारी होनी चाहिए थी समाचार पत्रों की कि उसकी वास्तविक चीज़ों को सामने ला करके रखें, लेकिन सभी समाचार पत्र अपनी अपनी विचारधारा के हिसाब से ही उसको प्रकाशित करते हैं, उसको विश्लेषित करते हैं। कुछ समाचार पत्र उसके लाभ को दर्शाते हैं और कुछ समाचार पत्र उसकी हानि को दर्शाती है। तो इस स्थिति में यह तय कर पाना बड़ा मुश्किल होता है और ऐसे में अविश्वास का वातावरण, क्रोध का वातावरण समाज में फैल जाता है, जैसा अभी आप स्पष्ट रूप से अपने समाज में देख सकते हैं। अब 24th पैराग्राफ में आते हैं, कहते हैं ही दैट इज अनफेथफुल इन लिटिल इन अनफेथफुल ऑल्सो इन मच। वह जो थोड़ा विश्वासघाती है असल में बहुत बड़ा विश्वासघाती है। जो वो थोड़ी थोड़ी चीज़ें छुपाता है, विश्वासघात करता है आम आदमी के साथ, वो बहुत बड़ा विश्वासघात करता है। इफ़ अ कॉमन कोर्ट केस कैन नॉट बी करेक्टली रिपोर्टेड, हाउ आर वी टू बिलीव द रिपोर्ट्स ऑफ वर्ल्ड इवेंट्स। अगर एक आम अदालत के मामले में सही ढंग से रिपोर्टिंग नहीं की जा सकती है तो हम विश्व घटनाओं की रिपोर्टिंग पर विश्वास कैसे कर सकते हैं। इफ़ एन इंटरव्यूअर मिनिस्टर प्रेट्स द नोबलिस्ट होम वी हैव ऑल सीन, व्हाट डज ही डू विद द फॉरेन स्टेटमैन होम वी हैव नेवर सीन। यदि कोई साक्षात्कारता उपन्यासकार की गलत व्याख्या करता है जिसे हमने देखा है, तो वह जो विदेशी है जिसे हमने नहीं देखा है, वो राजनेता के साथ क्या करता है जिसे हमने कभी देखा भी नहीं, यह विश्वास करना बड़ा ही मुश्किल है। इफ़ द पेपर्स कैन बी कन्विक्टेड ऑफ फॉल्स एम्फेसिस, गार्बलिंग, इनएक्यूरेसी, रिवर्सल ऑफ द फैक्ट, रैंडम इन्वेंशन, मेकल मॉन्गेरिंग एंड फ्लैट सुपरेशंस, in case whether such as distortions are to of advantage to nobody। यदि समाचार पत्रों की झूठी अवधारणा, गलत माने निकले, त्रुटि तथ्यों का उलट पुलट करने का, अटकलबाजी जो मनगढ़ंत बातों के आविष्कार पर, या सपनों के सौदागरी और सीधा साधा दमन जहां ऐसी विकृतियां जो किसी के लिए लाभकारी नहीं है के मामले में दोषी ठहराया जा सकता। व्हाट आर वी टू सपोज अबाउट दोज केस इन विच वेस्टेड इंटरेस्ट आर क्लोजली कंसर्न्ड। हम उन मामलों के बारे में क्या सोच रहे हैं जिनमें निहित हितों का निकटता से संबंध है, ताकि ऐसे मामले जिसमें उसको दोषी ठहराया जा सकता, जिसमें उस पर आरोप लगाया जा सकता, जो भ्रामकता वो फैलाते हैं उसके खिलाफ एक्शन लिया जा सकता, तो शायद बहुत सारी धारणाएं जो हैं वो बदल जाती, जो आज बदल पाना बड़ा ही
मुश्किल है और यह सब स्वतंत्रता का ही परिणाम है। और उस स्वतंत्रता का फ़ायदा उठाकर समाचार पत्र जो उनका अपना सोच है, जो उनकी अपनी धारणा है, वह उसको थोपने का काम, जो उनके निकटतम हित है यानी जो उनका व्यक्तिगत लाभ है, उसको साधने का वह प्रयास करता है। एंड अबव ऑल व्हाट आर वी टू मेक ऑफ द एस्यूम्पेशन ऑन विच ऑल दिस इज बेस्ड। और सबसे ऊपर हम उन धारणाओं को बनाने के लिए क्या कर रहे हैं जिन पर यह सब आधारित है। दैट द रीडर इज टू स्टूपिड टू डिटेक्ट फ्लैशहुड एंड टू फ्राइवोलस इवन रिसर्च इट। कि इतना बेवकूफ़ है कि जो रीडर है वो इतना बेवकूफ़ है कि झूठ का पता नहीं लगा सकता। और बहुत छोटी बात है, अगर कोई इससे नाराज़ हो जाता है तो भी, तो चूंकि जो रीडर है वो इन चीज़ों का पता लगा नहीं सकता, तो इसका फ़ायदा उठाने के लिए जो समाचार पत्र होते हैं वो स्वतंत्र होते हैं और खुले मन से वो इसका फ़ायदा उठाते हैं। अब 25th पैराग्राफ की तरफ हम आते हैं। तो Decent journalists do not like the present state of affairs, nor do the more responsible editors, but the number of editors and journalists who can maintain a high standard of duty because balance and reputation in the face of pressure grows less day by day। जो अच्छे पत्रकार होते हैं, जो सभ्य पत्रकार होते हैं, कि वर्तमान स्थिति के मामले में पसंद नहीं उनको आते हैं, और न ही अधिक जिम्मेदार संपादकों को, लेकिन वह संपादकों और पत्रकारों जो दबाव में भी कर्तव्य संतुलन और प्रतिष्ठा के उच्च मानक को बनाए रखते हैं की संख्या में बढ़ोतरी दिन प्रतिदिन कम होती जा रही है। अब देखिए, मैंने पहले भी ये चीज़ कहा कि लेखिका स्वयं को भी इस चापलूसी से दूर नहीं रख पाई। एक तो उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, दूसरी बात वो अब देख रही हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि मैंने जो समाचार पत्रों के खिलाफ जो लिखा है उसका दुष्परिणाम निकल करके मेरे खिलाफ ना आ जाए, तो इसलिए अब वो उस कीचड़ में से कमल ढूंढने का प्रयास कर रही है। अब उन लोगों को श्रेय दे रही है, कहती है कि हालांकि ऐसे लोग बहुत कम हैं जो ईमानदारी से पत्रकारिता करते हैं और जिम्मेदारी के साथ संपादक का कर्तव्य निभाते हैं, ऐसे लोगों की संख्या बहुत कम है, लेकिन वो ख़त्म नहीं हुए हैं। ऐसा नहीं कि वो ख़त्म हो गए हैं। यहाँ पर उन्होंने यह प्रयास किया है कि मैं उस कोटि को साध कर चलूँ कि कोई मेरे खिलाफ न हो। अब कौन सा न्यूज़ सही है, कौन सा गलत है, इस दुविधा में लाकर वो आपको यहाँ पर फिर उलझा रही है। इसलिए फिर निर्णय आपको स्वयं ही करना है कि कौन सी पत्रकारिता सही है। अब अगर आप अपने दृष्टिकोण से तय करेंगे तो फिर समस्या आ जाएंगी, क्योंकि अलग अलग विचारधारा पत्रकारिता में ट्रैवल कर रही है। तो यहाँ पे ये अपनी जिम्मेदारी, अपना रिपुटेशन बचाने का प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है लेखिका। इट इज़ डिफिकल्ट फॉर एनी पेपर दैट प्रेजेंट्स इट्स न्यूज़ soberly to maintain its circulation. Perhaps it is true that every nation gets the press it deserves. किसी भी पेपर के लिए यह मुश्किल है जो अपने परिसंचरण को बनाए रखने के लिए गंभीरतापूर्वक अपनी खबर प्रस्तुत करता है। शायद यह सच है कि प्रत्येक देश को वही प्रेस मिलती है जो इसके लायक है। अब यहाँ पे ये बात भी वो कहती है कि प्रत्येक देश को वही प्रेस मिलती है, वही पत्रकारिता मिलती है जिसके लायक वहाँ के पाठक होते हैं। वो जैसा पढ़ना पसंद करते हैं, समाचार पत्र धीरे धीरे करके वैसा ही होता चला जाता है और अपनी जिम्मेदारियों से बचने लगता है, भागने लगता है। बस वह समाचार बेचने का एक साधन बन करके रह जाता है। तो चलिए अब देखते हैं 26th पैराग्राफ। बट सपोजिंग द रीडर डज केयर अबाउट एक्यूरेसी, लेकिन मान ले कि पाठक अवश्य ही शुद्धता की परवाह करता है। डज ही रिसेंट कॉन्टेम्प्ट फॉर हिज इंटेलिजेंस, क्या वे पाठक अपनी बुद्धि के तिरस्कार का बुरा मानते हैं। डज ही वांट द ट्रूथ व्हाट इज सेड एंड डन, क्या वह सच चाहते हैं जो उनसे कहा और किया गया है। व्हाट स्टेप्स इज ही टू टेक, उसे क्या कदम उठाना चाहिए। हाउ इज ही टू गेट एट द फैक्ट्स विच आर विथहेल्ड, उसे क्या कदम उठाना चाहिए, वह सत्य को कैसे प्राप्त कर सकता है जो रोक दिए गए हैं। और सम थ्रेड अंडर दीज माउंटेन्स ऑफ डिस्ट्रेशन एंड एब्सर्डरी, और यह जो दवा है कुरूपता और बेतुकापन इनके पहाड़ों के बोझ के नीचे। हाउ इज ही टू मेक हिज विल फ्लीट, वह अपनी इच्छा को कैसे महसूस करता है। इज ही टू राइट एंग्री लेटर्स और ट्रांसफर हिज डेली
penny from one to organ to another। क्या उसे नाराज़गी वाला पत्र लिखना होगा या अपने अखबार के पैसे एक अंग से दूसरे अंग में हस्तांतरित करने होंगे। विल एनीबडी केयर इफ ही डज, क्या कोई परवाह करेगा अगर वह यह सब करता है। दे विल केयर इफ ही प्रोटेस्ट इन सफिशिएंट नंबर्स, अगर वह पर्याप्त संख्या में विरोध करता है तो वे क्या मीडिया वाले इसकी परवाह करेंगे। बट हिज पेन इज अ स्मॉल वेपन टू अपोज अगेंस्ट द वेस्टेड इंटरेस्ट, लेकिन यह निहित हितों के इस खिलाफ विरोध करने के लिए एक छोटा सा हथियार है। एंड द पूल्ड मनी ऑफ द ग्रेट कॉम्बाइंस, और पैसों का समुंदर हो जाएगा अगर एक साथ इकट्ठा हो जाए। हिज हेल्पलेसनेस इज अ मेजर ऑफ द फ्रीडम विच द प्रेस एंजॉय, उनकी लाचारी स्वतंत्रता का मानक है जिसका प्रेस लाभ उठाता है। बट इज द रीडर फ्री, लेकिन क्या पाठक मुक्त है। अब इस पैराग्राफ में लेखिका कहती है कि ये जो बेतुकापन है, ये समाचार पत्रों की जो स्थिति है, इसके खिलाफ क्या किया जा सकता है, इसके खिलाफ कैसे आगे बढ़ा जा सकता है। अब इन चीज़ों को जानने, समझने और करने के लिए क्या किया जा सकता है। क्या कोई पाठक पत्र लिख करके नाराज़गी जाहिर कर सकता है या यह विकल्प नहीं है। क्या आदमी जब एक समाचार पत्र से नाराज़ हो तो उस समाचार पत्र के बदले दूसरा समाचार पत्र पढ़ सकता है, यानी एक के बदले दूसरे को लाभ पहुंचा सकता है। क्या इससे किसी को प्रभाव पड़ेगा, क्या मीडिया पर इसका असर होगा या नहीं होगा, ये सभी प्रश्न सामने है। और ख़ास तौर से अगर एकजुट होकर के लोग समाचार पत्रों का विरोध करना शुरू कर दें, उनको खरीदना बंद कर दे, तो क्या यह प्रभावशाली होगा जब पैसा थोड़ा थोड़ा इकट्ठा होकर के बहुत सारे भाग में बढ़ जाए। लेकिन कहते हैं कि क्या पाठक मुक्त है, क्या पाठक स्वतंत्र है, पढ़ने वाले को स्वतंत्रता है इन चीज़ों की। अब देखते हैं द कॉमन हैज़ अ वोट, द कॉमन मैन हैज़ अ वोट इन पार्लियामेंट, आम आदमी ने संसद को वोट दिया है। ही हैज़ अ पार्लियामेंट्री रिप्रेजेंटेटिव होम द कैन वेगर एंड हैकल, उनके पास एक संसदीय प्रतिनिधि है जिसे वह परेशान और सवालों की बौछार कर सकता है। हुज ट्यूनर ऑफ ऑफिस रेस्ट्स अपॉन हिज कॉन्सेंट, और जिसका कार्यकाल उसकी सहमति पर निर्भर करता है। यानी कि आम आदमी जिसने संसद में सांसदों को, विधायकों को बैठाया है एक वोट दे करके, और उसके पास अधिकार है कि अपने उस प्रतिनिधि से प्रश्न कर सकता है, और अगर वह असहमत हो तो उसको फिर उसकी जगह से हटा करके किसी दूसरे को बैठा सकता है। हुज ट्यूनर ऑफ ऑफिस रेस्ट्स अपॉन हिज कंसर्न, जिसका कार्यकाल उसकी सहमति पर निर्भर करता है। यानी कि अगर आम आदमी असहमत हो तो किसी भी प्रतिनिधि को संसद से बाहर निकाल सकता है। इफ ही लाइक्स टू मेक यूज ऑफ द मशीनरी ऑफ अ डेमोक्रेसी ही कैन हैव क्वेश्चन आस्क इन द हाउस इन द लास्ट रिसोर्ट ही कैन डिस्ट्रॉय वन गवर्नमेंट एंड मेक अनदर, यदि वह लोकतंत्र की मशीनरी का उपयोग करना चाहता हो तो वह पार्लियामेंट में सवाल पूछ सकते हैं। अंतिम वाक्य में वह एक सरकार को नष्ट कर सकता है और दूसरा सरकार बना सकता है। बट देयर इज़ नो मशीनरी बाय विच ही कैन कंट्रोल द ऑर्गन्स विच मोल्ड ओपिनियन, लेकिन ऐसी कोई मशीनरी नहीं है जिसके द्वारा वह संस्था को नियंत्रित कर सके और जो लोगों की राय को आकार देता है। अब कहते हैं कि ये जो कॉमन फैक्ट्स है, जो कॉमन मटेरियल्स है, जो हम सरकार को तो बदल सकते हैं अपने वोट की ताकत से, लेकिन क्या मीडिया की विचारधारा को बदल सकते हैं? तो बिल्कुल नहीं बदल सकते हैं। और अगर ओवरऑल देखा जाए तो भारत की जो मीडिया है वो स्वतंत्रता के मामले में 44वें स्थान पर आती है दुनिया में। 44th स्थान है भारत की मीडिया का। और यहाँ पर ये कहते हैं कि मतलब हम कैसे इसको बिलीव कर सकते हैं, कैसे उसको अधिक मतलब विश्वास कर सकें, क्योंकि पत्रकारिता का यह उद्देश्य होता है कि जो आम आदमी की राय होती है उसको उठा करके ऊपर पहुंचाना, लोकतंत्र डेमोक्रेसी तक पहुंचाना। लेकिन जब वही गलत चीज़ें प्रसारित करने लगे तो आम आदमी की धारणा क्या है, आम आदमी की विचारधारा क्या है, वो वहाँ तक पहुँचाना बड़ा ही मुश्किल हो जाता है। तो इस चीज़ के लिए, आप इस चीज़ को समझने के लिए ये बहुत ही सरल मेथड हो सकता है कि हम अगर ये विचार कर लें कि कैसे इसको जस्टिफाई किया जाएगा। कहता है कि फॉर दैट हिज सोल रिसोर्सेज इज
अ पैनी अ डे एंड हिज नेटिव विट एंड विल, इसके लिए उसका एकमात्र संसाधन एक दिन में अखबार पर खर्च किया गया पैसा और उसका मूल बुद्धि और इच्छा है। इन टाइम ऑफ क्राइसिस द न्यूज़ पेपर्स आर फर्स्ट विच दे क्राई लेट द पीपुल नो द फैक्ट्स। संकट के समय सबसे पहले समाचार पत्र चिल्लाता पुकारता है, लोगों को ये तथ्यों को जानने दो। बट परहैप्स फैक्ट इज अ deity invoked by the people only in the last emergency when the essay gods of peace have failed them। लेकिन शायद तथ्य केवल अंतिम आपातकाल में लोगों द्वारा बुलाया गया देवता है जब शांति के आसान देवताओं ने उन्हें विफल कर दिया। अब कहते हैं कि समाचार पत्र अगर इस स्थिति में काम करने लगे तो व्यक्ति के पास एकमात्र विकल्प बचता है कि वह समाचार पत्रों को डिनाई कर दे, अवॉइड कर दे, समाचार पत्र खरीदना बंद कर दे और अपने वो पैसे बचा ले जो वह समाचार पत्रों पर खर्च करता है। और व्यक्ति अगर समाचार पत्र पढ़ता भी है तो इसके लिए बहुत आवश्यक हो जाता है कि वह उन चीज़ों को अपनी तरफ से पूरा करे। और शायद अंतिम आपातकाल में जब कोई विकल्प नहीं बचे तो यही एक अंतिम विकल्प हो सकता है कि सब लोग मिल करके समाचार पत्रों की विचारधारा को डिनाई कर दें। तो कुल मिलाकर के इस निबंध में, आलोचनात्मक निबंध में हमने जो पढ़ा कि लेखिका सबसे पहले शुरुआती भाग में इस निबंध के वो बताती है कि समाचार पत्र स्वतंत्र नहीं होते हैं, प्रेस जो है वह स्वतंत्र नहीं है, वह प्रभावित होता है दो चीज़ों से। और वो दो चीज़ें कौन सी हैं? तो पहली चीज़ तो है कि उसको मिलने वाला विज्ञापन, और दूसरा चीज़ क्या है? तो दूसरी चीज़ है कि उसके मालिक की विचारधारा। अब वो हमको प्रेस की स्वतंत्रता का अर्थ समझा रही है। दूसरे पार्ट में वो कहती है कि प्रेस अपनी स्वतंत्रता का लाभ कैसे उठाता है, अपनी स्वतंत्रता का दुरुपयोग कैसे करता है, वो किस प्रकार से जो पब्लिक फेस होता है उसको डरा करके रखता है, उसको भुला करके रखता है कि वह उसके अंदर में कार्य करे और कोई उसके खिलाफ लिखने की हिमाकत न कर सके, हिम्मत न जुटा सके। तो दूसरे पार्ट में उसके बाद वो इस बात पे चर्चा करती हैं कि किस प्रकार से वो अपना उदाहरण भी देती है कि किस प्रकार से समाचार पत्र ने उनके बारे में जो खबर छापी वो भी कितनी भ्रामक थी। और क्यों छापी? तो क्योंकि समाचार पत्रों की हेडिंग जितनी पॉपुलर होंगी वह उतना ही ज़्यादा पॉपुलर होगा, उतना ही अधिक बिकेगा। अब उसके बाद तीसरे पैराग्राफ में वो बता रही हैं कि तीसरा जो पार्ट है उसमें वो बता रही हैं कि समाचार पत्रों के स्वतंत्र नहीं होने से या एक विचारधारा से प्रेरित होने से क्या होता है कि सही चीज़ें आम आदमी तक नहीं पहुंच पाती है, और जो पाठक की राय होती है, जो आम आदमी की राय होती है, जो पहुंचाना समाचार पत्रों की जिम्मेदारी होती है ऊपर तक, वो सही तरीके से नहीं पहुंच पाता है। और इसके दुष्परिणाम के स्वरूप अविश्वास की भावना बढ़ती है, क्रोध की भावना समाज में बढ़ती है। उसके बाद कहती है कि एक आम आदमी इसके खिलाफ कर क्या सकता है? तो वो बहुत सारा विकल्प बताती है कि या तो वो समाचार पत्र को लिख सकता है उसके खिलाफ, लेकिन वो बहुत ही उबाऊ और थकाऊ प्रयास होगा, तो उससे कोई फ़ायदा होना जाना दिखाई नहीं देता है लेखिका को। दूसरा जो अंतिम विकल्प पर वो आती है कि सभी लोग एक साथ आकर के अगर समाचार पत्र ही खरीदना बंद कर दें तो वो एक बेहतर विकल्प हो सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हैं कि एक समाचार पत्र बंद करके दूसरा समाचार पत्र पढ़ सकते हैं, लेकिन इन सब बातों का भी मीडिया पर कोई प्रभाव पड़ने वाला लेखिका को नहीं दिख रहा है। और अपनी छवि बचाने के लिए लेखिका ने बीच में उन पत्रकारों का भी जिक्र किया है, उस विशेष पत्रकार वर्ग का भी जिक्र किया है जो लेखिका की नज़र में अभी भी ईमानदार है और अपनी जिम्मेदारी का निर्वहन कर रहे हैं। हालांकि वो कहती हैं कि इसकी संख्या बहुत कम है, और मैं मानता हूँ कि इसकी संख्या नगण्य है, 9 ही है, क्योंकि अगर पत्रकारिता स्वतंत्र हो जाए तो फिर लेखिका को ऐसा नहीं लिखना पड़ता। स्पष्ट रूप से हम लोगों को यह भी जानना चाहिए कि अगर हम इन चीज़ों को नहीं करते हैं तो फिर समाचार पत्र भारत की जो है वह 44वें नंबर पर आती है स्वतंत्रता के मामले में। आशा करता हूं बच्चों कि आपको ये स्टोरी समझ में आई होगी। हम मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।